नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं हम एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कुछ करंट अफेयर्स को लेकर के, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे यूपी पीएससी हो, चाहे यूपी आयोग का जो है जीडीसी जीआईसी और हायर से संबंधित जो वैकेंसी आती हैं, उनके संदर्भ में जो है करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसको कुछ कवर करते हुए आज हम जो है प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2024 की जो पुस्तक है, जो किताब है, उससे संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत एक पहला सेक्शन जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम का। राष्ट्रीय घटनाक्रम क्योंकि महत्वपूर्ण है और इस न केवल प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से, ये दैनिक जीवन में भी जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि हम यदि कोई चर्चा करते हैं आम जनमानस में बीच में, तो कहीं ना कहीं हमारे बौद्धिक स्तर को भी क्या करता है, हमारे बौद्धिक स्तर का भी जो है एक पैरामीटर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है, उसको विस्तार देता है। तो चलिए आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो अभी हाल में ही घटित हुए हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा जो है इसकी पीडीएफ हम अपने चैनल, टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक रहेगा, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से जो है इस पीडीएफ को ले सकते हैं प्रतियोगिता दर्पण 2024 के। ठीक है, देखिए जो घटनाक्रम इम्पॉर्टेंट है जिस पर चर्चा की जा सकती है और की जानी चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है समान नागरिक संहिता विधेयक। ठीक है, कॉमन सिविल कोड। ठीक है, ये उत्तराखंड में पारित किया गया। ठीक है, और इसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखिए पहले एक दौर होता था जब आप करंट अफेयर्स केवल पढ़ लेते थे, अगर हेडिंग भी पढ़ लेते थे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते थे। लेकिन अब वो दौर बदल गया है। क्योंकि अभी हाल में ही जो परीक्षाएं हुई हैं, जैसे आरओ का पेपर जो कैंसिल हुआ है, उसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे आए हैं जिस पे आपको आपके गहन अध्ययन, डीप नॉलेज की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। अगर आप ढंग से पढ़े हैं तभी जा कर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अब जो प्रश्न आते हैं वो दो तथ्यों पर आधारित होते हैं। जैसे दो बिंदु दे देगा, अगर मान लीजिए देता है कि सिविल कोड जो है वो किससे संबंधित है, निम्नलिखित उस पर जो है कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जब तक आप उन कथनों को नहीं जानेंगे या डीपली नहीं पढ़े रहेंगे घटनाओं को, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उनके सही उत्तर को ढूंढ पाना। और इतना अच्छा डिस्ट्रक्टर जो है आयोग, चाहे डीएसएसबी जो है अपनी परीक्षाओं में शामिल करता है, जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे किसी भी गलत आंसर्स को। तो इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा डीपली पढ़िए, क्योंकि ये सबके लिए बदलता है और यही जो है डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम चर्चा करते हैं समान नागरिक संहिता विधेयक। ठीक है, उसके बाद हेमंत सोरेन के त्यागपत्र के पश्चात चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने और चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। ठीक है, इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर यथा समय हम वीडियो बना करके जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, और इस वीडियो के मार्फत भी हम जो है कुछ घटनाक्रम पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला घटनाक्रम जो है समान नागरिक संहिता विधेयक। ठीक है, उत्तराखंड में पारित किया गया। अच्छा, सबके लिए समान कानून की दिशा में जो पहल है समान नागरिक संहिता विधेयक, ये सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य है वो उत्तराखंड है। ठीक है, 2024 में इस विधेयक को पारित किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले अगर पूछा जाएगा तो पहले जो है गोवा में भी जो है कॉमन सिविल कोड लागू है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। फरवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए एक विधेयक लाया गया। समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 के नाम से इसे जाना जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत लोग कॉमन सिविल कोड भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 के नाम से इस कानून को पारित किया गया। अच्छा, इसके संदर्भ में एक चीज़ और जान लीजिए कि जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अनुच्छेद 44 के तहत जो है समान नागरिक संहिता को शामिल किया, मतलब अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है समान नागरिक संहिता। ठीक है, और वहीं से जो है इसे लिया गया है। तो उत्तराखंड वो पहला राज्य है जहाँ पर इस पर कानून बना करके इसे स्वतंत्रता
के बाद इसे लागू करने वाला ये पहला राज्य है। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस विधेयक को 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में प्रस्तुत किया तथा 2 दिन तक चली बहस के पश्चात सदन ने अगले ही दिन 7 फरवरी को इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। 70 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 47 होने के कारण सदन में विधेयक को पारित कराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए विपक्ष द्वारा लाया गया प्रस्ताव भी ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। अच्छा, ये लॉ के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। समाज में भेदभाव व कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लाए गए इस विधेयक के अधिनियमित होने से सभी धर्म समुदाय में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता एवं विरासत के लिए कानून समान रूप से प्रावधान रखा गया है कानून का। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है। अनुसूचित जनजातियों मतलब स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइब्स को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया। क्योंकि उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की आवश्यकता होती है, इसलिए इससे उसको बाहर रखा गया है। ठीक है, इस विधिक कारणों के कारण। ठीक है, अब देखिए, सहमति संबंध लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रस्तावित अधिनियम में दी गई है, किंतु इसके लिए कड़े प्रावधान विधेयक में किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा और 1 माह से अधिक समय तक बिना पंजीकरण के रहने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा संतान को पैतृक संपत्ति में भी अधिकार होगा। ठीक है, समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को विधानसभा में लाने से पूर्व इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। विधेयक की रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ठीक है, और इसके बाद ही जो है इसको लॉ बनाया गया। राज्य सरकार द्वारा इस समिति द्वारा विधेयक का प्रारूप 2024 को ही मुख्यमंत्री को सौंपा गया था, जिस पर मंत्रिमंडल के विचार के पश्चात विधेयक विधानसभा में 6 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। समवर्ती सूची का विषय होने के कारण विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा आगे इसे राष्ट्रपति को संदर्भित किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात यह विधेयक अधिनियमित होगा। अधिनियमित होने के पश्चात उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्वतंत्रता के पश्चात, आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पे ये लॉ लागू होगा। वर्तमान में देश में गोवा में ही समान नागरिक संहिता जो है, समान नागरिक अधिकारों का प्रावधान लागू है, किंतु यह पुर्तगाल के शासनकाल से ही यहाँ पर लागू है। तो ये चीज़ ध्यान देने योग्य है। और जो चीज़ मैंने बताई है इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और अगर संभव हो तो इससे थोड़ा पढ़ करके अपना नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, आइए अगली घटना पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हेमंत सोरेन के त्यागपत्र के पश्चात चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। ठीक है, मैंने अपने व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल पे भी टेलीग्राम चैनल पर भी इससे संबंधित कुछ क्विज करवाए थे और कुछ प्रश्न पूछे थे। तो आइए इस पर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। रांची में कुछ महंगे भूखंडों की सेल डिड हेरा फेरी में कर अवैध तरीके से उनकी खरीद बिक्री करने के मामले में कुछ अधिकारियों व अन्य प्रभावशाली लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात प्रवर्तन न्यायालय ने अंततः झारखंड के मुख्यमंत्री रहे श्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पूर्व ही हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंप दिया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो सीपी राधाकृष्णन हैं। ठीक है, उसके साथ ही उनके विश्वसनीय बहुत खास रहे हैं श्री चंपई सोरेन ने नई सरकार के गठन के लिए 43 विधायकों के समर्थन का दावा भी राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया। 81 सदस्यीय विधानसभा में सरकार के गठन हेतु 42 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका में उनकी सरकार में परिवहन मंत्री रहे चंपई सोरेन को महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी विधायकों ने अपने नेता पहले ही चुन लिया था। हेमंत सोरेन वस्तुतः अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के इच्छुक थे, किंतु उनके बड़े भाई की विधवा एवं विधायक के विरोध के चलते यह विचार उन्हें त्यागना पड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायक भी कल्पना के पक्ष में नहीं थे, इसलिए जो है चंपई सोरेन को इसका विधायक दल का जो है नेता चुना गया और मुख्यमंत्री के रूप में ये पहली पसंद साबित हुए। ठीक है, महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 2 फरवरी 2024 को शपथ ग्रहण करवाई मुख्यमंत्री की और कांग्रेस आरजेडी के एक मंत्री को भी शपथ दिलाई गई। बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित करके 2000 में
जो गठित राज्य है झारखंड, उसके ये 12वें मुख्यमंत्री हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 5 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र में 47-29 के मतांतर से बहुमत साबित कर दिया गया और अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार 16 फरवरी को इन्होंने किया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिहार का विभाजन झारखंड के रूप में, बिहार को बांट करके बिहार को झारखंड राज्य का गठन किया गया था नवंबर 2000 में। और केवल रघुवर दास ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में यह दूसरी पारी थी और दोनों बार ही वह 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। अलग अलग कार्यकालों को जोड़कर देखा जाए तो झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, किंतु उनका कुल कार्यकाल अर्जुन मुंडा से कम रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सर्वाधिक समय तक जो कार्यकाल व्यतीत किया है मुख्यमंत्री के रूप में वो अर्जुन मुंडा रहे हैं झारखंड के संदर्भ में। तो ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट थे झारखंड के मुख्यमंत्री के संदर्भ में। एक तीसरी महत्वपूर्ण घटना जो आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और राजनीतिक एक मुद्दा भी है, उस पर भी कुछ चर्चा कर ली जाए। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया है और विपक्षी जो दल हैं वो जो तात्कालिक सरकार है उस पर बहुत ज़्यादा हमलावर हो रहे हैं। तो किसी भी मुद्दे पर हमें अपनी विचार रखने से पहले हमें उसे जानना भी ज़रूरी है। मैंने इसीलिए कहा था कि करंट अफेयर्स को पढ़ने के साथ ही हम अपने बौद्धिक विस्तार को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, अपनी बौद्धिकता को विस्तार देते हैं। तो आइए जानते हैं ये घटनाक्रम, ये घटना क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है लोकसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को इसे रद्द कर दिया। और चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक माध्यम था जिनके तहत भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंद के किसी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकते थे। यह बॉन्ड 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये मूल्य के जारी होते थे तथा इन बॉन्ड्स पर भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। इन बॉन्ड्स का उपयोग केवल ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में कुल पड़े मतों का 1% मत प्राप्त किया हो। चुनावी चंदों को पारदर्शी बनाते हुए इनमें काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह योजना सरकार ने शुरू की थी। मतलब जो ब्लैक मनी है वो इन्वेस्ट न की जा सके किसी भी राजनीतिक प्रोपोगेंडा के तहत, तो उसके लिए जो है चुनावी मतलब एक राजनीतिक दान जो दिया जाता है वो ब्लैक मनी राजनीतिक दान के रूप में न यूज़ हो सके, तो इसके लिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना शुरू की गई थी तात्कालिक सरकार द्वारा। योजना के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर 5 सर्वोच्च न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले को 15 फरवरी 2024 को सुनाया। पीठ की सर्वसम्मति वाले 2 अलग अलग फैसलों में योजना को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया कि यह योजना भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ साथ सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हमें अनुच्छेद 19(1) में दी गई है और कहीं ना कहीं यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता जो है उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा था और सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा था। क्योंकि इसमें जो दान देता है उसकी जानकारी नहीं है, तो अगर आप RTI लगाएंगे तो उसकी कोई जानकारी आपको उपलब्ध नहीं हो सकेगी। ठीक है, फैसले में कहा गया कि इस योजना में सूचना के अधिकार के मुकाबले गोपनीयता को प्रधानता दी गई है। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक अधिकार है जिसके अंतर्गत हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उसको तवज्जो न देते हुए गोपनीयता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। मतलब जो चंदा देने वाला है उसके नाम गुप्त रखने के प्रावधान है और यह जो प्रावधान है वो मतदाता की सूचना के अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार वाले संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन
है। इस कारण जो है इसे रद्द कर दिया गया इस योजना को। इसके साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C1, कंपनी अधिनियम की धारा 182(3) व धारा 13A(B) का उल्लंघन भी न्यायालय के फैसले में बताया गया है। पीठ के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अलग से दिए अपने फैसले में उपयुक्त फैसले से मेल खाते हुए फैसले के लिए कुछ अलग कारण बताए हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए संविधान पीठ ने ऐसे बॉन्ड जारी करना तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया, और ये आदेश भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया क्योंकि यही जो है एक एजेंसी के तौर पे काम कर रहा था, इसे ही नियुक्त किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचने के लिए। इसके साथ ही 12 अप्रैल 2019 से अब तक योजना के तहत खरीदे गए बॉन्ड, खरीदने वालों के नाम, राजनीतिक दलों की ओर से भुनाई गई राशि और भुगतान की तारीख का विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग से साझा करने के लिए पीठ ने कहा है। पीठ ने यह भी निर्देश दिए कि जो बॉन्ड भुनाए नहीं गए उन्हें बैंकों को वापस किया जाए और बैंक दानकर्ता के खाते में बॉन्ड की राशि लौटा दे। मतलब अगर जिन्होंने डोनेशन दिया है उसको ये रुपए लौटा दिए जाएं। तो ये कुछ 3 महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिस पर आज के वीडियो में हमने चर्चा की, और यह अपेक्षित होगा कि इससे देख करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। करंट अफेयर्स के संदर्भ में भी आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिख करके भेज सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, साझा कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जो है आपके जो बहुमूल्य सुझाव हैं वो हमें मिल सके और हम उत्तरोत्तर अपने वीडियो को परिमार्जित कर सकें। कि इस वीडियो को देख करके आप अपने नोट्स बनाएं, ताकि जो है जो घटनाएं हैं वो उससे संदर्भित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपको कंठस्थ हो जाएं। ठीक है, इसी के साथ आगे भी इस तरह की सीरीज को लेकर के हम आएंगे और भी करंट अफेयर्स के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने फीडबैक हमें प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।